हेलो गाइस, तो आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ये हमारा अलग चैप्टर है। पिछले चैप्टर पे हमारी वीडियोज़ हैं। क्रेडिट रेटिंग किया था हमने इससे पहले, और अब ये कर रहे हैं कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। तो मैं इसमें मुझे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगे, 2-3 टॉपिक्स ही हैं। एक इम्पोर्टेंस लगी, एक मेथड्स, और एक कोई इसके मैकेनिज़्म है वो लगे। तो सिर्फ मैंने वही कवर अप किए हैं इस चैप्टर में से। सो आई होप आपको पसंद आएगी वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है। कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड्स। जो कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग है 3 वर्ड से बनती है, कॉर्पोरेट प्लस डेट प्लस रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, कॉर्पोरेट का मतलब है एनी बिजनेस एंटिटी, किसी भी बिजनेस की एंटिटी, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट। डेट का मतलब होता है आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, कोई हमारी लाइबिलिटी। ठीक है, और उसको रेस्ट्रक्चरिंग करना मतलब रीअरेंज इन सच अ वे टू ब्रिंग मोर एफिशिएंट एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। उसको इस तरह से रीअरेंज करना कि हमें इन फ्यूचर में प्रॉफिट गेन होए। थस व्हेन अ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग इट्स डेट, थस व्हेन अ कॉर्पोरेट मतलब ना, इसमें मेन आपको मैं अगर अपनी वर्डिंग्स में बताऊं, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चर होता है जैसे हमारी कंपनी ना डूब गई है। ठीक है, तो एक कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग एक कंपनी होती है। ठीक है, जब वो ना ऐसी कंपनीज को मोस्टली हायर करती है और उनको वहाँ से बाहर निकलने में, उस सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करती है। ठीक है, इनके पास ऐसे ऐसे वेज होते हैं कि वो उस कंपनी को डूबने से बचा लेते हैं अगर वो इसको टेक ओवर करते हैं तो कंपनी वाले। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ते हैं। थस व्हेन अ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चर्स इट डेट इन सच अ वे, और जो कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी है वो डेट्स को इस तरह से रिकवर करते हैं, डेट्स इन सच अ वे दैट इट कैन रिड्यूस इट्स फिक्स कॉस्ट, और इस तरह से यूज़ करते हैं कि उसकी फिक्स कॉस्ट जो होती है कम हो जाती है। मतलब जो उनके जैसे लोन्स वगैरह हैं वो कम हो जाते हैं, उनको वैसे सॉल्व कर देते हैं वो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स टू रिस्ट्रक्चर इट्स एसेट्स, रीस्ट्रक्चर करती है उसके एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को, इस तरह कि वो फ्यूचर में मोर प्रॉफिट गेन कर सके। उसको इस तरह से स्ट्रक्चर मतलब रीअरेंज कर देती है ये कंपनी, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, इसकी अब डेफिनेशन देखो। वेन एवर अ कंपनी इज़ इन फाइनेंशियल स्ट्रेस, जब भी कोई कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में होती है, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सोल्यूशन। तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग, जैसे कि हमने ये नेम सजेस्ट किया है CDR, तो ये हेल्प करती है रीस्ट्रक्चरिंग द एग्जिस्टिंग डेट। जो हमारे एग्जिस्टिंग मतलब एग्जिस्ट जितने हमारे डेट कर्जा एग्जिस्ट करता है उसको रीस्ट्रक्चर करती है, रीअरेंज करती है। ऑब्लिगेशंस बाय डिलेइंग द रीपेमेंट, जो हमने हमारी रीपेमेंट करनी थी, जैसे हमने लोन ले रखा है, हमने उसकी पेमेंट करनी थी, उसको डिले कर देती है कि उस टाइम पीरियड में हम वो रिकवरी कर लेंगे और हम पेमेंट कर पाएंगे। डिले कर देती है रीपेमेंट टाइम। एंड कन्वर्टिंग द डेट इनटू इक्विटी, और जो हमारे डेट्स होते हैं, जैसे हमने किसी से पैसे उधार लिए हैं, उसके बदले में उसको हमारे इक्विटी शेयर्स दे देती है, उसको कन्वर्ट हो जाते हैं ना, डेट जो हमारे ऊपर उधार है तो उसको बदले में वो दे देते हैं। ठीक है, जिससे रिड्यूस दी रे और क्या करती है, रिड्यूस करती है रेट को टू पे दिस ऑब्लिगेशन। ये सारे जो हमने इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़े हैं ना, आगे हम इसकी इंपॉर्टेंस करेंगे तो उसमें आएंगे, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसी को पॉइंट्स को मिला के ये डेफिनेशन बनी है। ठीक है, आगे हमारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं, उनको मिला के ये डेफिनेशन बनी है। तो अगर आप वो देखेंगे समझेंगे तो आपको ये इजीली लर्न हो जाएगी डेफिनेशन, क्योंकि उसमें ये सारे पॉइंट्स हैं कि इसको रीस्ट्रक्चर करती है, कैसे एग्जिस्टिंग डेट्स को, जो डिलेइंग पेमेंट है उसको चेंज करती है टाइम पीरियड को, और जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको डेट में कैसे कन्वर्ट करती है, रेट कैसे रिड्यूस करती है उसका। ठीक है, सारे पॉइंट्स हैं आगे, तो हम देखेंगे आगे। ठीक है, फर्स्ट हम इसके देखेंगे फीचर्स क्या है हमारे इसके, इसमें फीचर, नेचर, स्कोप, कैरेक्टरिस्टिक, कुछ भी बोल सकते हो। फर्स्ट, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग का फर्स्ट फीचर है जो ये कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग है, ये वॉलंटरली होती है। मतलब इसमें हमारी अपनी मर्जी होती है, अगर हम करवाना चाहते हैं तो ही होएगी वरना नहीं होएगी। अगर हम खुद ही बंद करने के सोच रहे हैं कि हाँ भाई बंद कर देते हैं, तो वो खुद तो आगे कहेंगे नहीं भाई हमसे करवा लो। ठीक है ना, तो अगर हम चाहते हैं तो ये हमारी मर्जी से होती है। सेकंड, नॉन स्टैट्यूटरी, मतलब
लॉ के अकॉर्डिंग ये कंपलसरी नहीं है कि हमें ये करवानी है, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग से अपने डेट्स को रीअरेंज करवाना है, ये ज़रूरी नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसको कोई भी कर सकता है, डन बाय बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज, कोई भी इसको हायर कर सकता है अगर करना चाहे तो, ठीक है। देन नेक्स्ट है रिस्टोर लिक्विडिटी, मतलब एसेट्स के अकॉर्डिंग ही इसमें उनको लोन लेना चाहिए अगर मोस्टली वो करते हैं वो। और कॉर्पोरेट डेट जो रीस्ट्रक्चरिंग कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे अगर जितने भी लोन्स होते हैं कोशिश करती हैं पहले उनको पे करने की हमारे एसेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन 5th पॉइंट में ये हमारे डेट्स को, जो कर्जे हमने ले रखे होते हैं उनको रीऑर्गेनाइज करती है हमारे डेट्स को। और नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस फिक्स कॉस्ट है, जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है, मतलब जो एसेट्स होते हैं जो मतलब जिनको हम छेड़ते नहीं हैं उनको रिड्यूस कर देती है, फिक्स एसेट्स को रिड्यूस कर देती है और हमारे डेट्स को क्लियर करने की कोशिश करती है। देन लास्ट है रिवाइव सिक कंपनीज, जो सिक कंपनीज होती हैं मतलब बहुत बुरी कंडीशन होती है उनकी, जो पूरी तरह से डूब चुकी होती हैं, उनको रिवाइव मतलब दोबारा खड़े होने में हेल्प करती हैं। ये इसके 7 फीचर्स हैं, आई होप ये आपको क्लियर होंगे। देन नेक्स्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं थे फीचर्स, सो मैंने आपको जस्ट इसके मीनिंग में ऐड ऑन करवाए हैं कि आपको मीनिंग की थोड़ी सी लेंथ लगे कि हुई है, वरना आपने बोलना था मीनिंग छोटा सा है, हम एग्जाम में कैसे करेंगे। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस, ठीक है। इम्पोर्टेंस में क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ CDR इज हाईलाइटेड बिलो, सम इम्पोर्टेंस है हमारे नीचे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने करे हैं और इसको मैंने पॉइंट्स में कवर अप किया है कि पॉइंट बनाए हैं कि आपको इजीली समझ आए, ठीक है। हेल्प द बिजनेस टू कंट्रोल देयर फाइनेंस, पहले CDR क्या करती है, ये हेल्प करती है बिजनेस को कि वो अपने फाइनेंस को कंट्रोल कर सके, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, CDR मैकेनिज्म कैन हेल्प in gaining control over the finance with the help of debt management, ये हमें हेल्प करती है कि हमारे जो कंट्रोल है हमारी फाइनेंस के ऊपर वो प्रॉपर आए। और ये हमें भी और क्या हेल्प करती है कि हमारे डेट्स को मैनेज करती है, जो अगर हमारी कंपनी को CDR जो है कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग टेक ओवर करती है तो वो हमारे फाइनेंस और हमारे डेट को मैनेज करेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, इफ़ अ कंपनी फेल टू पे ऑफ देयर लाइबिलिटीज़, और अगर एक कंपनी फेल हो जाती है अपने डेट्स जो उसने उधार लिए थे, लाइबिलिटीज़ थी, उनको पे करने में, इट मे बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द कंपनी, तो उसकी वजह से कंपनी के ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा। तो जो CDR है वो उसको हेल्प करता है रीस्ट्रक्चरिंग द डेट्स। अगर किसी कंपनी, डूबती हुई कंपनी को भी CDR का सहारा मिल जाए तो वो कंपनी कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में प्रोसेस के अकॉर्डिंग आसमानों को भी छू सकती है। मेन आपको मैं ये बता दूं, अगर कोई भी, जैसे हमारे अब काफ़ी लोगों से हमने पैसे ले रखे हैं, कंपनी पूरी तरह से डूब चुकी है, तो उस कंपनी के लास्ट मोमेंट पे उसको CDR अगर हायर करती है, मतलब कर लेती है उस कंपनी को, तो जो भी उसके कंपनी के इन्वेस्टर्स थे, जो उसकी कंपनी के इन्वेस्टर्स उस कंपनी को गलत रेटिंग दे रहे थे, वो CDR के मतलब उनको पता चलेगा कि इस कंपनी को CDR ने हायर किया है, उनको ये बिलीव हो जाएगा कि अब उनके पैसे डूबेंगे नहीं और वो अपनी रेटिंग वापस ले लेंगे जो उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट दी थी, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये पॉइंट समझ आया है, आगे आगे पढ़ेंगे आपको और क्लैरिटी होती जाएगी। सेकंड पॉइंट है इम्प्रूव क्रेडिटेबिलिटी। इम्प्रूव क्रेडिटेबिलिटी में क्या है, देखो, व्हेन डेट्स आर अंडर कंट्रोल, जैसे तो उन्होंने उधार लिया और वो टाइम टू टाइम पेमेंट करते जा रहे हैं, देन तो उनकी मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। वही लिखा है, देख लो एक बार, रीड कर रही हूँ। When the debts are under control and company is paying off their liability, और कंपनी अपनी liabilities paying off कर रही है टाइम टू टाइम ऑन टाइम, they will have good reputation in the market, तो उनकी मार्केट में जो रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बट इफ the absent of loss, इवेंट ऑफ लॉस, बट इफ इन द इवेंट ऑफ लॉस, अगर कंपनी को कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, देन जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो उनका क्रेडिट की जो रेटिंग है उस कंपनी की, उसको ऑब्वियस सी बात है अब रिड्यूस कर देगी। लॉस हुआ है, कंपनीज उनके अगेंस्ट ही कुछ ना कुछ बोलेंगी, ठीक है। तो इसके बाद आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग, तो अगर हमने इसके बाद, अब लॉस हो गया, हमारी रेटिंग ख़राब हो गई, उसके बाद हमने रीस्ट्रक्चरिंग को हायर किया,
दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जैसे हमने उसको हायर किया ना CDR को, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग को, देखो आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग लिखा हुआ है, आफ्टर रीस्ट्रक्चरिंग दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज विल इम्प्रूव देयर रेटिंग्स। जैसे हमने CDR को हायर किया, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने भी हमारी रेटिंग को इम्प्रूव कर दिया, एंड थस इम्प्रूव क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी इन द मार्केट, और जो हमारी मार्केट में रेपुटेशन थी वो वापस से इंक्रीज हो गई। ठीक है, इतना खौफ था CDR का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हेल्प दी फ्रॉम थर्ड पार्टी। हेल्प फ्रॉम थर्ड पार्टी में देखो क्या लिखा हुआ है, अ प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम थर्ड पार्टी, किसी प्रोफेशनल हेल्प लेनी थर्ड पार्टी से। ठीक है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CDR सेल, ये CDR सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजी टू डील विद द डेट्स ऑफ द कंपनी, की ऐसी स्ट्रेटजी लगाना कि जो कंपनी के डेट्स हैं उनकी रिकवरी भी हो जाए और फ्यूचर में कंपनी, वही डूबती हुई कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट गेन करे। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने ऐसी ऐसे स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है। उनके पास वैसे बहुत सारी ऐसे स्ट्रेटजीज होती हैं जो वो यूज़ करते हैं। अब देखो कितना दिमाग चाहिए डूबती हुई कंपनी को टॉप लेवल कंपनी बना देना। ठीक है ना, तो ये वही लिख रखा है, देखो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CDR सेल टू फॉर्मुलेट द स्ट्रेटजी, ऐसी स्ट्रेटजी अप्लाई करना, और टू डील विद द डेट्स ऑफ द कंपनी इन सच अ वे दैट कैन कन्वर्ट द लॉस मेकिंग कंपनी, जो कंपनी लॉस गेन कर रही थी उसको कन्वर्ट करना प्रॉफिटेबल वन में। ठीक है, देन नेक्स्ट है सेटिस्फाई क्रेडिटर। अब जो लोगों ने हमें उधार दिया है उनको सेटिस्फैक्शन कैसे है, अगर तो हमारी कंपनी कंटिन्यूसली लॉस गेन करी जा रही है तो क्रेडिटर्स हमें बोलेंगे ही भाई हमारे पैसे वापस करो। वो फिर तो मतलब लॉस गेन कर रही है, वो तो इंटरेस्ट पहले तो उन्होंने हमसे लेना था जो उन्होंने हमें लोन दिया था। अब जब हमारी कंपनी लॉस ही गेन करी जा रही है तो वो तो ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि उन्होंने जितने दिए थे हम उनको उतने वापस कर दें, तो फिर वो हमसे इंटरेस्ट की एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते। ठीक है ना, तो देखते हैं इसमें क्या लिख रखा है, फिर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। द क्रेडिटर्स गेट सेटिस्फाई व्हेन दे रिसीव देयर प्रिंसिपल अमाउंट। क्रेडिटर्स कब सेटिस्फाई होते हैं, अगर वो कंपनी में किसी को उधार दे रहे हैं तो वो उनको टाइमली रिसीव हो रहा है और उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी टाइमली मिल रहा है तो वो सेटिस्फाई रहेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। ठीक है, बट सेकंड पॉइंट में देखो, बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल, अगर कोई कंपनी में फाइनेंशियल ट्रबल होता है, दे विल नॉट बी एबल टू गेट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। वो ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कंपनी से फिर तो कि जो कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनको उतना अमाउंट भी वापस आए। ठीक है ना, तो वो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं ये लगा सकते। ठीक है, बट उसके बाद देखो ट्विस्ट, वन CDR सेल टेक, जब एक बार CDR ने इसको टेक कर लिया चार्ज ऑफ डेट मैनेजमेंट, कंपनी विल गेट कंट्रोल ऑन फाइनेंस एंड थस सेटिस्फाई द क्रेडिटर। जैसे ही डेट CDR ने इसको हायर किया, टेक किया, कंपनी के डेट मैनेजमेंट सुधर गए, कंपनी विल गेट कंट्रोल ऑफ फाइनेंस पे कंट्रोल आ गया और जो उसके क्रेडिटर्स थे वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो गए। अब उन्हें भरोसा हो गया कि उनके पैसे डूबेंगे तो नहीं, इतना उन्हें बिलीव हो गया कि CDR ने हायर कर लिया है तो अब नो प्रॉब्लम, उनके पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोटेक्ट द कंपनी फ्रॉम बैंकरप्सी। जो CDR है ये कंपनी को दिवालिया होने से भी बचाती है। दिवालिया आपको पता है ना, पूरी तरह कंगाल हो जाना। ठीक है, वही लिख रखा है CDR मैकेनिज्म हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द कंपनी फ्रॉम बैंकरप्सी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस NPA ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। NPA की फुल फॉर्म बता रही हूँ पहले आपको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैसे होते हैं, जैसे हम कोई बिजनेस कंपनीज हैं हमारी, ठीक है, तो हमें अगर कुछ भी लोन लेना है कंपनी से, ठीक है, हमारी जो एरिया में जैसे एक जगह है उसकी मतलब आबादी नहीं है, वहाँ पे कोई मतलब आजू बाजू खेत ही खेत हैं तो उसका कुछ खास यूज़ नहीं है, बट उसका रेट है थोड़ा सा, तो हम जब लोन ले रहे हैं तो हमने उस जगह को गिरवी रख दिया। ठीक है, अब बाद में उस जगह के रेट गिर गए, लोन लेने के बाद में उस जगह के रेट गिर गए। अब हमने तो लोन ले लिया और वो कंपनी जो हमारी जगह है कंपनी ने जो उसको दी है वो अब तो जैसे उसके रेट जैसे गिरे वो कम जगह जो थी
ठीक है। अब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट होगी, क्योंकि वो हिलजुल नहीं सकती, जगह वहाँ से जहाँ है वहीं रहेगी, एसेट इस वजह से है। और नॉन परफॉर्मिंग मतलब अब उसका कुछ यूज़ भी नहीं है, अब वो यूज़ में नहीं आ सकती, उस जगह का रेट ही गिर गया। अगर बैंक चाहे भी तो उसको सेल करेगा, पहली तो कोई खरीदेगा नहीं, तो दूसरी बार अगर कोई खरीद भी लेगा तो उसमें उसको उतने पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, रेट गिर गए, तो वो हो जाते हैं उनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। पहले आपको ये पता चल गया, ठीक है। देन उसके बाद इस पॉइंट में क्या है कि जो CDR है वो क्या हेल्प करता है उनको, बैंक्स को, कि जो उनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पड़े हैं ना उनको कम कर दे, उनको रिड्यूस कर दे। वो कैसे, देखो पॉइंट क्या है, रिड्यूस नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। आगे फर्स्ट पॉइंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय दी बैंक्स, मोस्टली बैंक्स लोन देते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं, ठीक है। तो यही दोनों में मोस्टली ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। CDR हेल्प इन रिड्यूसिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ बैंक्स, CDR क्या हेल्प करती है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिड्यूस करे ऑफ बैंक्स, फ्रॉम विच कंपनी, जिसको कि कंपनीज ने लोन लेते वक्त वहाँ पे गिरवी रखा था, फ्रॉम विच कंपनीज हैव टेक लोन फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर कंपनीज ने लोन लिया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है हेल्प इन रिवाइविंग अ सिक यूनिट। आपने यहाँ पे सिक यूनिट का पॉइंट देखा था ना, ये वाला, डूबती हुई कंपनी को दोबारा रीन्यू मतलब रिवाइव कराना, खड़ा करना, वही है हेल्प इन रिवाइविंग अ सिक यूनिट। पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज बोथ कैन अवेल द फैसिलिटी ऑफ CDR टू रिवाइव इट सिक यूनिट। चाहे कोई पब्लिक कंपनी है चाहे कोई प्राइवेट है, दोनों ही इसकी फैसिलिटी ले सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कंपनी की बहुत बुरी हालत है ना तो ये उसको भी रीवाइव मतलब रीअरेंज करके दोबारा से खड़ा कर सकती है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डेटर क्रेडिटर एंड इंटर क्रेडिटर टू सॉल्व प्रॉब्लम। ये डिपेंड, सब कुछ डिपेंड करता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कैसा हुआ है, कितने का हुआ है, मतलब किस बेसिस पे हुआ है उनके ऊपर, ठीक है। देन लास्ट है इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। CDR कैन फर्दर इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। ये हेल्प करती है इम्प्रूव करने में, और दिस कैन फर्दर इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन, और ये इकोनॉमिक की कंडीशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, ठीक है। आगे मेरे ये देखो मेथड्स हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर रही हूँ, ठीक है। छोटे से ही मेथड है, ये 5 या 10 मिनट की वीडियो होगी नेक्स्ट जो हम बनाएंगे, तो इसको देखने के लिए प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जितना हो सके अपनी क्लास के स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि सब बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, कि जो मैंने ये वीडियो बनाई है सबको टॉपिक क्लियर हो सके, अगर किसी को भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।